ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सेशन में हम इस चैप्टर के कुछ एग्जांपल करेंगे, और लेकिन एग्जांपल करने से पहले इस चैप्टर में से कुछ पार्ट जो पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज करेंगे। इस चैप्टर का तल्लुक बीजेटी ट्रांजिस्टर मॉडलिंग से है और ये हमें हेल्प करेगा टू परफॉर्म द एसी एनालिसिस ऑफ ए सर्किट। अस्सलाम वालेकुम जी। फरहान, आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा? कंफर्म करें। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। आ रही है सर आवाज? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। ओके, ये हमारा दूसरा सेशन। इस सेशन में हम जो है वो एसी एनालिसिस जो है उसको रिपीट करना और थोड़ा सा एग्जांपल। सर पेपर कब से हो रहे हैं? नेक्स्ट वीक। सर डेट आई है अभी पेपर इसकी? अभी EDC की? शेड्यूल आ जाएगा। अभी उन्होंने एग्जाम पेपर जमा करवाने दे दिए। आप एग्जाम पेपर जमा करवा दें, इसका मतलब ये कि एग्जाम पेपर बना लें एक दो दिन में। ओके, और कोई सवाल है तो पूछें। सर पेपर की जो है मतलब पेपर के हवाले से पूछना था सर। असाइनमेंट्स वगैरह में कुछ भी असाइनमेंट सबमिट तो मैंने करवाया नहीं है सर, असल में प्रॉब्लम्स की वजह से। असाइनमेंट आपको करनी पड़ेगी। 20 मार्क्स की असाइनमेंट है, वो बना के मैंने दे दी हुई है। आप इसी व्हाट्सएप ग्रुप में देखो, वरना फिर मुबशर से ले लो। मुबशर तारिक से ना, वो भी आप जी जी मौजूद है। जी सर। हाँ, उससे लेके मुझे ईमेल कर दो। एक ही चलिए आज का सेशन स्टार्ट कर। ठीक है सर। Okay, the key to transistor small signal analysis, that means in which the signals are in the range of microamperes and milliamperes, and also small DC sources are applied, is the use of the equivalent circuits which are called models to be जो कि इस चैप्टर में बताए गए हैं। What is a model? So a model is a combination of circuit elements which are properly chosen and that best approximate the actual behavior of a semiconductor device under specific operating conditions। अगर ये किताबों की तरह की डेफिनेशन है और इसमें बहुत सारी चीजों को कवर करने की कोशिश की है, लेकिन मॉडल से मुराद ये है कि एक ऐसा सर्किट की तरफ में, एक ऐसा सर्किट जो डिवाइस है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम सादा अल्फाज में कहें तो एक सेमीकंडक्टर डिवाइस को जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, रेजिस्टेंस और इसी तरीके से इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, उनकी मदद से, और जो सोर्सेज होते हैं हमारे वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, उनकी मदद से जो है वो रिप्रेजेंट करना, जिसकी मदद से हम आसानी से सर्किट को सॉल्व कर सकें, जो कि हमारे पास सर्किट सॉल्यूशन के मेथड्स हैं। कौन कौन से मेथड्स हैं? ओम्स लॉ है, V इज इक्वल टू IR। पोटेंशियल डिफरेंस है मालूम करना दो दो पॉइंट्स के दरमियान, दैट इज V12 इज इक्वल टू, यानी एक और दो अगर पॉइंट्स हैं तो इज इक्वल टू V1 माइनस V2। सिमिलरली किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, and we also know about the details of the voltage divider principle and current division principle. Similarly, these are the simple methods, but we do also know about the how these methods or formulas work for any kind of circuit. इसमें loops भी हो सकते हैं, branches, nodes. Then there is also Thevenin theorem, superposition theorem, mesh analysis, node analysis. तो ये सारी चीजें जो है ये किसी भी सर्किट को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और इसके साथ साथ वी आल्सो हैव सम कंप्यूटर सिमुलेशन टूल्स जिनको हम इस्तेमाल करते हैं टू ड्राई रन, यानी प्रोग्राम बगैर किसी फिजिकल कंपोनेंट के जो मॉडल है उसको सिमुलेट करके उसके रिजल्ट्स देखते हैं। सो
Once the AC equivalent circuit is determined, the schematic symbol for the device can be replaced by this equivalent circuit, and the basic methods of circuit analysis is applied so that we can solve the circuit for voltage and current values. If we find the voltage and current in a circuit, we can find the power consumption as well, or power supply हो रही है या dissipate हो रही है. And similarly, other values can also be determined based जो कि V और I से derive की जा सकती है. So in the earlier years, the transistor network analysis is the hybrid equivalent network was applied most frequently. So in specification sheets, we find the hybrid equivalent network parameters. And these parameters primarily are used to form the equivalent, are used to primarily write those parameters on the equivalent circuits and then solve that circuit. Okay, so there's also some advantages and also there are some drawbacks. So drawback to using the equivalent circuit is that it is defined for a set of operating conditions that might not match the actual operating conditions. So it is possible कि आपने simulation जिस parameters पे की है वहाँ temperature primarily आपने जो use किया है वो ambient temperature है 27 डिग्री या 25 डिग्री, लेकिन जो एक्चुअल डिवाइस है उसमें जब काम करना है तो टेम्परेचर के अंदर वेरिएशन होती है. सो दैट इज आल्सो एन एरिया जिसमें जो है वो अगर टेम्परेचर हम चेंज करके सिमुलेशंस कर सकते हैं, बट यूजुअली हम सपोज करते हैं कि टेम्परेचर इज अ कांस्टेंट वैल्यू व्हेन वी राइट द मैथमेटिकल फार्मूलाज एंड परफॉर्म ए सिमुलेशन, कंप्यूटर सिमुलेशन. Okay, so in most cases, this is not a serious flaw because the actual operating conditions are relatively close to the chosen operating condition on the data sheets. So this is a normal practice के हम लैब में जाकर टेम्परेचर जो आमतौर पे इंडिकेट होता है वहाँ ये सारी चीजें कर रहे होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में जब हम उसको यूज करते हैं the results are very close. Okay, आमतौर पे 5% जो है उसका यानी जो 5% का जो डिफरेंस है वो आमतौर पे एक्सेप्टेबल होता है जब when we use the real system and when we use primary computer simulation, ये आमतौर पे एक्सेप्टेबल होता है. In addition, uh, there is always a variation in actual resistor values and given resistor values. So an approximate approach, it was quite reliable. एक मिनट दीजिएगा, मेरा फोन आ रहा है. सर कनेक्शन का प्रॉब्लम हो रहा है सर, नहीं सर, एक तो ये बड़ा मसला है.
Okay, thank you very much, students. There was an urgent call. Okay, so manufacturers continue to specify the hybrid parameters. कनेक्शन प्रॉब्लम हो रहा है, पता नहीं क्या मुसीबत आई है नेट में, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। कोई बात नहीं फरहान, अगर आपको ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तो वो उस पे जाके आप इसको फिर एक दफा ज्यादा अच्छे अंदाज में कर लीजिएगा, ठीक है? जी सर। Okay, so usually the hybrid parameters values are available on the data sheet, and they want to give up some of the value of the important parameters. And similarly, उसके graphs बहुत सारे दे दिए जाते हैं ताकि उन ग्राफ से आप ऑपरेटिंग निकाल लें. So we move forward. This is the theoretical part. ये भी बहुत important है क्योंकि this chapter is primarily the start of very important and interesting topics जो कि इस चीज से रिलेटेड है जब आप अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं. क्योंकि कंट्रोल तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से इंप्लीमेंट होगा. इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में जो कंट्रोल है या तो फिजिकली मैकेनिकल सिस्टम से इम्प्लीमेंटेड है या इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बेस से इम्प्लीमेंटेड है. Okay, in time, the use of RE model because the more desirable approach because an important parameter of the equivalent circuit was determined by the actual operating conditions rather than using the data sheet. So sometimes it is very some applications dictate that the actual operating conditions and the parameters should be used instead of the data sheet. So there are two different things. अगर हम इसको थोड़ा मज़ीद अच्छे अंदाज में समझ लें, let me move to the our whiteboard type of thing जो कि so one thing is to start with the data sheet and use the parameters which are available. Use the parameters, and these parameters are from the hybrid mode. Some application driven electronics design, application specific जब हम बात करेंगे because the applications are important. So the actual parameters are then used which are to the RE model. So it is clearly there is a difference between the model which is called hybrid model and which is called the RE model. हम चुके इनको पढ़ चुके हैं. इसके पढ़ने के बाद हम दोबारा इनको एक दफा रिवाइज कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं ताकि ये चीज जो है ये हमारे ज़हन में एक दफा मजबूती से हमारे ज़हन में आ जाए. So now I will go ahead. So there is a difference between these two models. Now we go to the book again. Okay, so the RE model is really a reduced version of the hybrid model. So that means in general case, you can always find a specific case. So it is almost exclusive for the high frequency analysis. This model also includes a connection between output and input to reduce the feedback effect of the output voltage. Okay, primarily chapter 9. Mostly इसको डिस्कस किया है. इस कोर्स में जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में एसी एनालिसिस और की बुनियादी जो मालूमात हैं उनको कवर करता है. सर मॉडल्स का सिर्फ यूज है. मॉडल को यूज करके किस तरीके से जो बेसिक पैरामीटर्स हैं जैसे इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस और गेन्स जो है उनको मालूम किया जाता है. थोड़ा सा इसके बाद मजीद टेक्स्ट है. मैं चाहूंगा कि आप लोगों को जब भी टाइम मिले और अगर ये टॉपिक इंटरेस्ट करे तो आप इन चीज़ों से जरूर गुजरें. अब हम चलते हैं एक सर्किट की तरफ और सर्किट को बगौर मुआयना कर लेते हैं और साथ साथ फिर उस सर्किट का इक्विवेलेंट हम निकाल. जब हम एसी एनालिसिस की बात करेंगे तो एसी एनालिसिस में ये जो सर्किट हमारे पास सामने मौजूद है इसमें हम डीसी सोर्स जो है उसको ग्राउंड कर रहे हैं. ग्राउंड
इसके अलावा अगर सर्किट के अंदर कहीं पे भी डीसी सोर्स प्रेजेंट हो किसी भी जगह पे, फॉर एग्जांपल यहाँ मोस्टली हो सकता है, सो वी कैन ग्राउंड, हम इसको ग्राउंड कर देंगे। सेकंड थिंग इज जो कैपेसिटर्स हैं उनको हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे, वी जस्ट शॉर्ट सर्किट, तो हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे। जब हम इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे और इसके बाद हमारे पास जो सर्किट की एक नई शेप बनेगी वो प्राइमरली हेल्प करेगी हमें टू परफॉर्म द एसी एनालिसिस। अब वो हम डायग्राम देख लेते हैं क्या बनेगी। सो फर्स्ट वी ग्राउंड द voltage source and we ground the capacitances, short circuit the capacitances. So these are the changes which we made. So we come up with a new circuit. As you can see, now we have the input circuit as well as the output circuit. अगर हम इनपुट सर्किट की बात करें तो इनपुट सर्किट जो है वो ये है, और अगर हम आउटपुट सर्किट की बात करें तो आउटपुट सर्किट। So this is how the input and output are linked and related. अब इसके बाद जो है वो एसी इक्विवेलेंट सर्किट की बात करते हैं। जब हम प्राइमरली ये सर्किट को रीड्रॉ करेंगे और हम मालूम कर लेंगे कि ये रेजिस्टेंसेस जो है ये आपस में पैरेलल है, और इसी तरीके से आरसी रेजिस्टेंस जो है ये जैसे ऊपर ग्राउंड बना हुआ था नीचे बना दिया है, तो अब ये सर्किट में अब हमें यहाँ पे वो मॉडल डालना है ट्रांजिस्टर का। अब वो ट्रांजिस्टर का मॉडल देखते हैं और फिर एक्चुअल सर्किट देखते हैं जो बन गया, ठीक है। फिर एक प्रैक्टिकल एक एग्जांपल देखेंगे और उसका आउटपुट देखेंगे। Okay, this is the simplified version of the transistor model, okay, BJT equivalent circuit. इसमें अगर आप देखें तो we have the IB current, we have a resistance जो कि इनपुट साइड पे अपीयर हो रही है, and similarly we have a current source जो कि आउटसाइड पे अपीयर। और अगर हम इसको कंप्लीट कर लेंगे then we also have a resistance here जो कि R0 के तौर पे अपीयर होगी, and we can use this in the place of transistor। ट्रांजिस्टर की जगह पे हम ये लगा देंगे, ओके। इससे पहले वाली जो वीडियोस है उनमें ये चीज रिकॉर्ड हो चुकी है। तो फाइनली हमारे पास ये वाला जो है ट्रांजिस्टर का इक्विवेलेंट मॉडल बनेगा और इसको हम उस ट्रांजिस्टर की जगह पे लगा देंगे। इसको हम देखते हैं, जब हम इसको ट्रांजिस्टर की जगह पे लगाएंगे तो प्राइमरीली कैसी डायग्राम हमारे पास बनेगी। ओके, इसको थोड़ा सर्किट को मैं बड़ा करना चाहूंगा। अब हमने क्या किया है कि वहां पे जो ट्रांजिस्टर की जगह पे हमने ये वाला जो मॉडल है इसको हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब जब ये मॉडल हम इंट्रोड्यूस करवा देंगे, अब ये जो है ना सिंपल नेटवर्क बन गया है, और अब ये सिंपल नेटवर्क हम इसका एनालिसिस कर सकते हैं। अब ये जो है ना, अब जो डिवाइस है ना वो एक कंपोनेंट बेस या समझिए कि जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं या क्वांटिटीज हैं जो भी उनके से रिप्लेस होते हैं। अब हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कि इनपुट साइड पे इम्पीडेंस क्या होगी, इन दोनों को पैरेलल कैलकुलेट करके आउटपुट साइड पे इम्पीडेंस क्या होगी, इन दोनों को पैरेलल कैलकुलेट करके, और इसी तरीके से इनपुट और आउटपुट का जो रेशो गेन बन जाएगा। तो इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस और गेन, गेन में वोल्टेज गेन भी है, गेन में करंट गेन भी है, तो ये हम कैलकुलेट कर बिल्कुल आराम और आसानी से। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं और उस एग्जांपल में देख लेते हैं किस तरीके से ये यूज हुआ है, और फिर हमारा जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, ये एग्जांपल हम कर लेते हैं, ये थोड़ी कंपैरेटिवली आसान एग्जांपल है, और ये जो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल भी है। ओके, फॉर द गिवन नेटवर्क डिटरमिन द RE वैल्यू। रिमेंबर के RE की वैल्यू हमने कैसे मालूम की थी, RE इज इक्वल टू 26 मिली वोल्ट डिवाइडेड बाय IE। इसका मतलब है वी हैव ओनली टू परफॉर्म द IE, वी हैव टू परफॉर्म द DC एनालिसिस। DC एनालिसिस हम पहले सीख चुके हैं, सो इट इज वेरी इजी टू फाइंड
to just determine the IE and then put the value and get it. Then find the Z input and Z output, which are nothing but just the formulas. Okay. Similarly, we have a formula for A. अभी हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए. पहले हम सर्किट को देख लेते हैं. ओके, सर्किट सामने नजर आ रहा है हमारे पास, और इस सर्किट को जब हम एसी में कन्वर्ट करेंगे, इसको हम ग्राउंड कर देंगे, इनको हम मिला देंगे आपस में टर्मिनल्स को, तो हमारे पास एक नया शेप टर्मिनल सर्किट ले लेगा जो कुछ इस तरीके से बनेगा. यानी ये एक हमारे पास रेजिस्टेंस बनेगा जो कि 470 के ओम बनेगी, और इसी तरीके से आउटपुट साइड पे एक रेजिस्टेंस बन जाएगी जो कि हमारे पास 3 किलो ओम जो होगी, और दरमियान में ट्रांजिस्टर का मॉडल होगा. यहाँ ट्रांजिस्टर मॉडल, ट्रांजिस्टर. जब हम ये मॉडल यहाँ लगाएंगे तो अब देखते हैं इस सर्किट का क्या शेप क्या बनेगा. अगर इन्होंने डायग्राम में दिखाया, कैलकुलेशन बहुत आसान है. कैलकुलेशन में आपने जस्ट डीसी एनालिसिस किया, डीसी एनालिसिस से आपके पास जो है वो आर ई की वैल्यू आ जाएगी. जब आप आर ई की वैल्यू निकाल लेंगे, तो उसी तरीके से जेड इनपुट की वैल्यू निकाल लेंगे, जेड आउटपुट की वैल्यू निकाल लेंगे, और गेन का फार्मूला दिया हुआ है, गेन के फार्मूले से आप गेन निकाल लेंगे. गेन क्या होगा इसका, ये -2, ये फार्मूला दिया हुआ है. कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट जो है वो ड्रॉ करेंगे, और इक्विवेलेंट सर्किट में हम ये जेड इनपुट ए वी और इस तरीके से ये जो गेन है ये मेंशन कर सकते हैं. यहाँ पे हम इस टॉपिक को थोड़ी देर के लिए रोकेंगे और स्टूडेंट से पूछेंगे कि अगर उनके पास कोई जहन में सवाल आ रहा है तो वो पूछें. जी बेटा, आपके जहन में कोई सवाल है? ओके, अगर कोई सवाल नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पोस्ट कर दीजिएगा अपने क्वेश्चंस को, हम जो है वो इंशाल्लाह देखेंगे. यहाँ आज का सेशन हम कंप्लीट करते हैं, फिर आपसे कल मुलाकात होगी. ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज.